दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सोशल मीडिया साइट सोशल ट्रुथ सोशल पर एक नया ऐलान किया। 1 अगस्त से हर हाल में 14 देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा और उस टैरिफ की दरें 40% से 25% के भीतर होगी। भारत जैसे देशों के साथ पर्दे के पीछे नेगोशिएशन की बात है। फिलहाल चुप्पी है, लेकिन ये नेगोशिएशन कंप्लीट होगा तो क्या इस देश की शर्तों पर होगा? इस देश के लिए कोई बड़ी कीमत चुकानी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। और 1 अगस्त की डेडलाइन जब 14 देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, तो भारत पर उसका क्या असर होगा? जिन 14 देशों के ऊपर 1 अगस्त से टैरिफ लगाया जाना है, उसमें लाओस पर 40%, म्यांमार पर 40%, कंबोडिया पर 36%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर, सर्बिया पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, साउथ अफ्रीका और बोस्निया हर्जेगोविना पर 30-30%, जापान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, मलेशिया और ट्यूनीशिया पर 25%। भारत को भी टैरिफ की जद में लेने की पर्दे के पीछे से तैयारी है, लेकिन टैरिफ के साथ-साथ टैरिफ के बदले में कुछ बड़ी कीमत वसूलने की भी तैयारी है। और जिस तरह से ट्रुथ सोशल पर आकर के ये ऐलान ट्रंप साहब ने किया है, उससे एक बात तो और साफ होती है कि क्या सोशल मीडिया साइट एक्स यानी ट्विटर से दूरी बनाकर और ट्रुथ सोशल को पॉपुलर बनाने की मिशन में तो वो नहीं लगे हुए हैं। कई सारे सवाल हैं, जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के और खासकर विदेश नीति से लेकर सामरिक नीति जैसे मुद्दों पर बेहद गंभीर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जिस प्रकार का ट्रुथ सोशल पर आकर के ट्रंप साहब ने जो ऐलान किया है, आमतौर पर लोग ट्विटर पर करते हैं, जिसे एक्स कहते हैं आजकल। एलन मस्क के साथ किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उनकी सभी जानते हैं। एक तीर से कई निशाने तो नहीं साध रहे ट्रंप। देखिए, ट्रम्प जो लगातार कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया के तमाम देशों ने उनके इस दबाव की रणनीति को एक तरह से खारिज किया है और जी, उसके बारे में कहा है। कई देशों ने तो ये भी कहा कि मित्र हों या शत्रु हों, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं ट्रम्प। अब ट्रम्प ये हम्म, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका मुश्किल में है। अमेरिका के ऊपर $35 ट्रिलियन का डेट है, कर्ज है और उसको जी, उनको सालाना 1 ट्रिलियन जो है वो उसमें उस कर्ज को चुकाने में उनका जा रहा है। तो पिछली बार जब जी, ट्रम्प 1 में वो आए थे तो उन्होंने स्टील पर कुछ टैक्स लगाया था और हम्म, उससे उनको लगा कि थोड़ा इससे राहत मिल रही है हमारे इंडस्ट्री को और कुछ रोजगार भी हो सकता हम्म, है। तो उन्होंने इसी को हथियार बना लिया। जब उनके साथ एलन मस्क आए तो एलन मस्क का भी एकमात्र टारगेट था हम्म, डीओजीई बनाने का। क्या मकसद था? वो यही कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी सरकार के स्तर जी, पे जो एफिशिएंसी नहीं हो रही है, जो सरकारी घाटे हैं उसको कम किए जाए लोगों को। हालांकि वो एक बड़ा मेशअप सा हुआ, सबने देखा कि बहुत सारे जी, जो अमेरिकी फेडरल डिपार्टमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया, बहुत सारे विभागों के अधिकारी जो है कर्मचारी निकाल हम्म, बाहर किए गए और कोई फायदा जी, नहीं हुआ। और उसके बाद दूसरा, एक तरफ वो अपना खर्च कम करने की कोशिश, उसी कोशिश में हम्म, उन्होंने जितने भी डब्ल्यूटीओ में जो उनका योगदान था या ये एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड में था, उन्होंने नो ग्रीन डील हम्म, कह दिया साफ साफ, कोयले पर वापस चले गए। और ये दूसरा उनको लगा कि दुनिया भर में ट्रेड का टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा हम्म, दो तो हमारा फायदा हो जाएगा। जबकि जी, कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर सारे देशों पे वो 26% या उससे ज्यादा के जो टैरिफ लगा रहे हैं, उससे कुल हम्म, मिला के 400 बिलियन का उनको फायदा हो सकता है। लेकिन हम्म, ये रणनीति किसी को रास नहीं आ रही, ये दबाव की हम्म, राजनीति किसी को रास नहीं आ रही है और इससे अल्टीमेटली अमेरिका का अपना ही नुकसान हो रहा है। तो हम्म, ये तो अमेरिकी लोग भी मानते हैं, यूरोप के लोग मानते हैं। भारत ने थोड़ा सा एक संभल के इसमें जो है कदम रखा है, थोड़ा हमने डिप्लोमेटिक चाल चली है। लेकिन आप चाइना को देखिए, चाइना ने तो साफ साफ कह दिया कि इफ इट इज ए ट्रेड वॉर, इफ इट इज ए टैरिफ वॉर और एनी अदर वॉर, वी आर रेडी टू फाइट इट आउट टिल द एंड। इस जी, भाषा में
चाइना ने जवाब दिया। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हम लोगों ने देखा भी है कि जो उनके सामने तन के खड़ा हो जाए या उनको वो जवाब दे तो उनके सामने वो झुकते भी हैं। हमने जेलेंस्की को भी देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जिस तरह से उनके साथ बहस की ओवल हाउस में, और फिर उनकी बातों को कई बार उनको मानना भी पड़ा। जो कुछ भी चल रहा है वो अमेरिका को एक अच्छे पिक्चर में पूरी दुनिया में नहीं ले आता। और लोग उस अमेरिकी राजनयिक के बात को याद करते हैं जो हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दोस्त होना भी उतना अच्छा नहीं है, दुश्मन होना तो और भी अच्छा नहीं है। तो दोस्त हो या दुश्मन हो, आपके साथ समान व्यवहार। और ये लोग स्पेन के प्रधानमंत्री कह चुके, यूरोपियन यूनियन के लोग महसूस कर रहे हैं, यूरोपियन कमीशन, पूरा नाटो देश इस समय एक अलग हो गया है अमेरिका से, सिर्फ इनके इसी प्रकार के रवैये के कारण। हर देश आर्थिक मुश्किल में है, या सभी देशों की अपनी अपनी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आप अपने देश की आर्थिक समस्याएं दूर करने के लिए पूरी दुनिया पर दबाव डालेंगे कि आप ऐसा करें वैसा करें। कंट्री स्पेसिफिक हो, ब्लॉक स्पेसिफिक हो, कुछ और चीजें हो। मुझे लगता है कि आज रात भारत के साथ फाइनल डील हो जाएगी, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डील नहीं होगी उसमें अमेरिका का ज्यादा फायदा है बनिस्बत ये कि डील हो जाए। और मैं ये भी नहीं, तो ये कहूंगा कि बात भी डील क्लियर कर होने दीजिए और सर, ओंकारेश्वर जी, ये बात भी क्लियर कर दीजिए कि इस हाँ, डील में भारत के 140 करोड़ लोगों को कुछ मिलेगा या सत्ता के गोदी सेठों को कुछ मिलेगा भारत में? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नहीं, ब्रिक्स के साथ वैसे भी दोनों दोनों नाटो हालत कंट्री में, उलझी हुई है, दोनों ब्रिक्स के साथ यूएसए उलझ रहा है, दोनों और इंडिया चाइना के साथ जो पुट दो, ऑन होल्ड किया गया है टैरिफ के मामले को, तो पर्दे के पीछे की जो स्थितियां हैं वो गोदी सेठों के फेवरेबल है या इस देश के आम आवाम के फेवरेबल है? क्योंकि एग्रीकल्चर, एपीएमसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके साथ एमएसएमई, इन सब चीजों, इन सब सेक्टर में चिंता बताई जा रही है कि बहुत चिंता का वातावरण है देश में। जी मैं आपको मोटी मोटी कुछ बात बताना चाहता हूं कि अगर ट्रेड डील होता है, टैरिफ का डील हमारे साथ होता है, तो हमारे जो मेजर सेक्टर्स प्रभावित होंगे वो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मेजर एरियाज हैं जो प्रभावित होने वाले हैं, क्योंकि भारत ने ये साफ साफ कह दिया है कि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड डील को नहीं मानेगा और ना मानना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड डील को मानते हैं तो भारत में एग्री फील्ड में एक तरह से डिजास्टर आएगा। 80 मिलियन जो रोजगार इससे जुड़ा हुआ है हमारे एग्रीकल्चर फील्ड का, वो प्रभावित होगा। हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे, हमारे खाद्य और उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो प्रभावित होंगी। तो भारत को वह बात तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। लेकिन अमेरिका के पक्ष में ये भी है कि अगर वो ट्रेड डील नहीं मानता है तो उससे लगभग 20 बिलियन का फायदा है। तो डिप्लोमेटिकली तो भारत ये कह सकता है कि देखो हमने ट्रेड डील नहीं माना तो हम खड़े हुए, लेकिन उस खड़े होने से भी अमेरिका को फायदा है और करने से उल्टा कम फायदा है। अगर वो ट्रेड डील करता है तो जाहिर है भारत भी कुछ और कंसेशन चाहता है डिफरेंट फील्ड में, और वो कंसेशन और डील देने के बाद जो बचत होती है वो टोटल मिला के 12 से 15 बिलियन डॉलर का फायदा यूएस को होगा, जिसमें से 5-7 बिलियन डॉलर उसको भारत को कंसेशन में देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 7-7.5 बिलियन, ये ऐसा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर वो डील नहीं करता है भारत से तो उसको 20 बिलियन डॉलर का अमेरिका को फायदा भारत से हो जाएगा। लेकिन भारत कम से कम अपने एग्रीकल्चर फील्ड को बचा पाएगा, अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को बचा पाएगा, और वो जहां पर ज्यादा हमें दिक्कत है कि ये इसमें दबाव में आ सकता है। अब रहा सवाल कि मान लीजिए हमने ट्रेड डील नहीं किया और वो हम पे 26% टैरिफ लगाते हैं, तो जो सेक्टर हमारे प्रभावित होंगे उसका क्या होगा? तो जो सेक्टर प्रभावित होंगे उसमें आपको नौकरियों में हरास होगा, और ये हरास कम से कम जो है 20 to 30 लाख लोगों की नौकरियों पे सवाल खड़ा हो सकता है, जा भी सकती हैं या मुश्किल में आ जाएंगी वो नौकरियां। इसको इसको बचाने के लिए भारत को, जो आसियान के देश हैं या जो ब्रिक्स के देश हैं या और जो बाइलेटरल ट्रीटीज हैं, उसकी संख्या बढ़ानी है, जिसके लिए भारत कोशिश पहले से कर रहा है। नहीं, तो इसीलिए बाइलेटरल ओंकारेश्वर ट्रीटी। जी, आप बायलैटरल ट्रीटी की बात तो कर जी रहे हैं, लेकिन हम लोगों का एक पुराना बड़ा कटु अनुभव है गैट समझौते को लेकर के। अगर आपको याद हो, निश्चित तौर पर आपको याद होगा कि 1994 में भारत ने
उस वक्त के कॉमर्स सेक्रेटरी तेजिंदर खन्ना ने भारत की तरफ से गैर डील पे समझौता वो साइन किया। और उसके बाद से 1 जनवरी 95 से WTO अस्तित्व में आ गया, विश्व व्यापार संगठन। ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स एग्रीकल्चर सेक्टर में बना। और उसके बाद से आपने देखा कानकुन में वार्ता टूटी, दोहा में वार्ता टूटी, उसके बाद आपको एक आध जगह और वार्ता टूटी और अंततः वो मामला वही का वही पड़ा हुआ है। लेकिन एक तरफ से सब्सिडी कम करने का दबाव धीरे धीरे बढ़ा करके कान सीधे नहीं पकड़कर कान टेढ़े तरीके से पकड़ते हुए इस देश के उस सेक्टर को जिसमें सबसे ज्यादा लोग किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं उसको प्रभावित करने की कोशिशें अब भी अनवरत रूप से जारी है। अब ये डील यदि अमेरिका के साथ होती है तो आपने देखा कि इसके पहले कैसा वातावरण बनाया गया। एक तो भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 21 बार कह चुके ट्रंप साहब कि हमने समझौता कराया। भारत सरकार खुलकर खारिज भी नहीं कर पा रहा है उनके दावे को। और उसके बाद आप देखें कि किस तरह की परिस्थितियां विद्यमान हो गई कि इस देश के अंदर एक बड़े गोदी सेठ का अमेरिका में मुकदमा, उनको राहत दिलाने की कवायद अलग से चल रही है। अब गोदी सेठ है तो नाम लेने पर तो आजकल रीच कम हो जाती है वीडियो की, तो नाम नहीं लेंगे, आपसे भी अपील करेंगे नाम ना लें, गोदी सेठ ही कहें। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उन हालात में इस देश के अंदर जो चिंताएं हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार अमेरिका को उन चिंताओं से अवगत कराते हुए अपने फेवर में कोई काम करा लेगी? क्योंकि एप्पल को तो ये कह रहे हैं कि भारत में प्लांट मत लगाओ, वहां मैन्युफैक्चरिंग मत करो। दूसरी अमेरिकी कंपनियों के लिए भी ऐसे ही निर्देश वो दे रहे हैं। क्या मतलब है फिर इस डील का? अभिषेक जी, दो बातें हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील का प्रश्न है वो एक अलग प्रश्न है, और भारत और अमेरिका के बीच जो हमारी कूटनीतिक है, कूटनीतिक हमारा जो रिश्ता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, वो एक अलग प्रश्न है। ये कूटनीतिक रिश्ते को तो हमने देखा, इसको ये इसकी परख जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो गई। स्वयं भारत सरकार ने मान लिया कि ज्यादातर मुल्क हमारे साथ नहीं थे, इसीलिए जो हमारा पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ऑल पार्टी, उसको दुनिया के तमाम देशों में भेजना पड़ा। उस मोर्चे पर तो हम विफल हुए हैं, इसकी स्वीकारोक्ति इस ऑल पार्टी डेलीगेशन से ही हो जाती है, वो हमारी जी। अलग चूक है। और वो सिर्फ अमेरिका से नहीं है, दुनिया के तमाम मुल्कों से हमने किस तरह की डिप्लोमेसी की कि हम क्यों अलग थलग पड़ गए। एक बात, ट्रेड डील का जहां तक सवाल है, हमें इस ट्रेड डील में भी जो रुख चाइना ने अख्तियार किया, जब हम झेलने ही जा रहे हैं, ट्रेड डील करने से भी हमको नुकसान है, नहीं करने से भी नुकसान है। ट्रेड डील करें तो उतना वो कंसेशन ले ले रहे हैं जबरदस्ती, ना करें तो 26% इम्पोज कर रहे हैं, तो हमें नुकसान तो दोनों हालत में है। तो इससे जरूरी था कि हम या तो चाइना की तरह खड़े हो जाते कि नहीं ठीक है, आपको जो करना है करिए, हम भी रेसिप्रोकल और भी लगाएंगे टैक्स। ये सही है कि हमारे जो टैक्सेस हैं, टैरिफ है, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, 100% से लेके 300% तक है, ये फैक्ट है। लेकिन उसकी वजह भी है, जाहिर है कि हम अपनी कृषि को बचाना चाहते हैं, हम अपने कृषि उत्पादों को, हम अपने किसानों को बचाना चाहते हैं, हम अपने गाय को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, हमारे अपने जो वो है कैटल प्रोडक्ट्स, उसको बचाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा वो टैरिफ हमने ज्यादा लगा रखी है कि दुनिया के उन देशों से अगर आप सस्ते माल बेचेंगे, अब वो चाहे अच्छे हो घटिया हो, इस तरह की उसकी डंपिंग आप करेंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये पोस्चर ठीक था। लेकिन हमने जो डिप्लोमेसी करी, उस डिप्लोमेसी में हमें एक ऐसा डिस्टेंस रखना चाहिए था जिसको कहते हैं रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस, जिससे आप किसी पे हावी भी ना हो और आप किसी को हावी भी ना होने दें। गलती कहाँ हुई, हम इमोशन में बह गए, हम या तो नमस्ते ट्रंप करने लगे या अब की बार ट्रंप सरकार करने लगे। ये किसी देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य नहीं था। दुनिया के 4 बड़े मुल्कों में आप बार बार कहते हैं हम शुमार हैं, तो आपने 4 मुल्कों की तरह, क्या जिनपिंग को आपने इस तरह करते हुए देखा है, क्या पुतिन को करते हुए देखा है, तो आपने क्यों किया? ये कहीं ना कहीं हमारी चूक है। हमने उनके साथ इतना ज्यादा रिलेशन बनाने की और बढ़ाने की कोशिश की, और पता चला जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो हमें, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। उसके बाद भी हमें लगा कि नहीं, हमें जाना ही चाहिए, तो विद इन फोर्टनाइट्स हमने बड़ी कोशिश करके वहां टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके हम मिलने चले गए। ये जो डिस्टेंस हमने मेंटेन नहीं किया, डिग्निटी हमने मेंटेन नहीं किया, आज उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा है।
याद रखना होगा कि 71 वॉर में अमेरिका शुद्ध रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, एकदम हमारा दुश्मन बना हुआ खड़ा था। ये हेनरी किसिंजर यही भारत आए थे, विदेश सचिव जो अमेरिकी हैं, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ टेबल पे बैठ के, नाश्ते की टेबल पे बातचीत हुई। इंदिरा गांधी ने उनको समझाने की कोशिश की कि हमारे पूरब में बहुत समस्याएं हो रही हैं और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है। बचर ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, याहिया खान वहां पर लगातार हत्याएं कर रहा था मैसिव रूप से, और करीब 80 से 90 लाख वहां के ईस्ट पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी और दूसरे लोग भागे वेस्ट बंगाल, असम में आ चुके थे। ऐसी हालत में टेबल पर बातचीत हो रही है अमेरिकी विदेश सचिव के सामने, और जब अमेरिकी विदेश सचिव ने इंदिरा जी को कहा कि वी कांट डू एनीथिंग एंड आई विल कन्वे टू द प्रेसिडेंट, बट लेकिन वी आर वॉचिंग, और हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इंदिरा गांधी उठ खड़ी हुई और उन्होंने बुला रखा था उस समय के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को। उन्होंने कहा कि इफ यू कांट डू एनीथिंग देन आई विल आस्क माय जनरल टू डू समथिंग। और जनरल सैम खड़े हो गए वो तो कि मैडम आई ऑलवेज फॉलो योर हक्सर वाली ऑर्डर्स। पूरी स्टोरी वो तो खैर अलग स्टोरी है, वो तो लंबी स्टोरी है, उस पर हम नहीं जाएंगे आज। तो लेकिन हम, ये वही भारत था ना, और ये भारत उस समय कमजोर था, तब भी खड़ा हुआ था। मैं इस किस्से को क्यों बता रहा हूँ, दुनिया को मालूम है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि एक समय हमारी स्थिति ये भी थी कि हम मुंह पे कह देते थे कि नहीं हम नहीं करेंगे, और हम जो हम करना है हम करेंगे, और 71 वॉर हुआ। आप इसके बाद भी देखिए हमारे ऊपर 74 के, चाहे एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, चाहे अटल जी के समय का एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, उसके बाद भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे, क्या फर्क पड़ा? ठीक है, हम दबाव में आए, कई चीजों का नुकसान हुआ, लेकिन भारत डिगा तो नहीं, और भारत का स्वाभिमान तो नहीं डिगा। ये जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है। नहीं, यही तो ये सवाल है कि बड़ी शिद्दत से भारत ने चीन, साउथ अफ्रीका वगैरह के साथ मिल करके, ब्राजील के साथ मिल करके, चाइना के साथ मिल करके ब्रिक्स को खड़ा किया। अब कहीं पर्दे के पीछे ये दबाव तो नहीं है कि ब्रिक्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करें? ब्रिक्स बैंक भी बना है, क्योंकि वो भी एक अलग तरीके की डील की चर्चा है कि उस डील में वो भी लाया जा सकता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने इंडिया को नील डाउन होने के लिए ब्रिक्स से डिसएसोसिएट कराना, या डिसएसोसिएट कराने की हद तक ले जाना, और कागजों पर ही ब्रिक्स बना रह जाए। ये कवायद भी पर्दे के पीछे तो नहीं चल रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आज रात बड़ी डील हो सकती है। ये आज रात वाला पंगा क्या है? नहीं, बातचीत चल रही है, चूंकि यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होता है तो दिन होती है, इसलिए आज रात की बात है कि हमारे हिसाब से आज रात होगा, लेकिन वहां दिन का समय होगा। तो संभव है, चूंकि पहले भी कहा गया भारत की ओर से कि 8 तारीख तक शायद डील हो जाए, और नहीं होगा तो फिर 1 अगस्त तक ये खींचेगा, 1 अगस्त तक जाएगा। तो 1 अगस्त को उन्होंने अनाउंस आज कर ही दिया कि उसके बाद से हमारा लागू हो जाएगा। ठीक है भाई, लागू हो जाएगा तो सिर्फ एक मुल्क पे थोड़ी होगा, इतने सारे मुल्कों पे होगा। जहां तक ब्रिक्स का सवाल आपने उठाया, ब्रिक्स की बुनियाद ही इसी आधार पे बनी थी कि अमेरिका को छोड़ के अब बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की, वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। और इसके लिए जो जो ताकतवर मुल्क हैं, इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ आए, साउथ अफ्रीका जुड़ा, और अब तो ब्रिक्स में 11 से ज्यादा मुल्क इसमें शामिल हो गए हैं। तो ब्रिक्स की जो ताकत है वह इसी आधार पे, और निश्चित रूप से पर्दे के पीछे नहीं, वो तो सामने से कह रहे हैं कि कोई डॉलर को चैलेंज करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, कोई रशिया से पेट्रोल आयात करेगा तो हम उसमें 500% टैरिफ लगा देंगे। अरे भाई, कौन सी व्यवस्था है ये? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, कहीं ना कहीं कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा, WTA होगा, वही गैट होगा जो इस बारे में फैसला करेगा ना, कि आप किसी मुल्क का किसी मुल्क से दोस्ती रखने पे आप कह रहे हैं इतना टैरिफ लगा दें, और अगर पूरी दुनिया के लोगों ने आपको लगाना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? और आप कट ही रहे हैं। कनाडा जैसा देश कह रहा है कि अमेरिका अब किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं रहा, अमेरिका ने अपनी राह पकड़ ली है। दूसरे यूरोप के देश आपको कह रहे हैं, स्पेन कह रहा है, आज जापान के साथ भी आपने जो वो किया है, डील किया है, उसमें भी ये खुल के आ गया कि अमेरिका के लिए दोस्त और दुश्मन सब बराबर हैं इसमें। तो भारत को अपना स्वाभिमान बचा के, अपनी अर्थव्यवस्था को तो बचाना ही है, हमें अपनी कृषि को बचाना है, किसानों को बचाना है, हमारे कारीगरों को, युवाओं को, सबको बचाना है। चूक कहाँ रहे हैं हम? डिप्लोमेटिकली आपको जिस तरह हैंडल करना चाहिए उसमें थोड़े और केयरफुलनेस की जरूरत है, एक बात। दूसरी, आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब चीन का सवाल उठा था
तो एक एक लाइन उन्होंने बोला था कि चीन पे हम क्यों हारे, क्यों ये हुआ, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया फेल हो गया। अब लोग उस बात को हम्म, नहीं समझ पाए। वास्तव में हम्म, आज जब हम मेक इन इंडिया को मजबूत बनाते, आज जब हमारा इंटरनल, चाइना क्या कर रहा है? चाइना ने अपनी होम ग्रोन इंडस्ट्रीज को इतना कुछ बना लिया है। देखिए, चाइना और भारत दो ऐसे बड़े मार्केट हैं जिसपे पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। हम्म, लेकिन आप चाइना में जाएंगे तो वो इतने प्रोडक्ट अपना सस्ता बनाते हैं कि आप उससे, यूरोपियन उससे compete नहीं कर सकते, या भारत के प्रोडक्ट्स को compete करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो जी, क्या हमने भी उसी तरह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को उतना वो बना लिया है, उस स्तर पर ले आए हैं? क्या हमने अपने एमएसएमई सेक्टर को उतना मजबूत किया है कि हम कुछ वो कर पाएंगे? क्या हमने टैक्स रिलीफ दिया है कि हमारे यहाँ जो चाहे एग्री प्रोडक्ट्स हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हो, उसकी कीमत कम हो जाए और अमेरिका से हम्म, उसका आयात होने पर भी वो कंपटीशन हो पड़े? तो आपको मेक इन जी, इंडिया इस सेंस में आपको ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ स्लोगन देके, और स्लोगन देने के अलावा मेक इन इंडिया क्या है? जो लोग सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं था। उसके बाद हाँ, भारत सरकार ने 76 कंट्री से अपने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को जो है बदलने की कोशिश की, उसको नया ट्रीटी उनको भेजा, और उसमें ज्यादातर कंट्रीज ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया। इसकी वजह से हम्म, हमारा एफडीआई गिर गया। अब जाके 12-13 मुल्कों से फिर से दोबारा साइन करने की बात हो रही है। तो मेक इन इंडिया का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। उससे हमारे जी, देश में हमारी जो इकोनॉमी है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है। इसको देखने की जरूरत है कि हम कहाँ जी, चूक रहे हैं। 146 बिल्कुल, करोड़ बिल्कुल, का अगर ये देश है, तो इतना बड़ा हम्म, मार्केट है, तो इतना बड़ा हमारा मैन पावर भी है, इतना बड़ा हमारा स्किल्ड हम्म, फोर्स भी होना चाहिए, फिर हम नहीं, दुनिया से आप जिस मुकाबला कर स्किल फोर्स पाएंगे। की आप स्किल फोर्स की तो बात कर रहे हैं, उस पर हम अलग से एक कार्यक्रम करना पड़ जाएगा। आज इस चर्चा को हम यहीं समेटते हुए आखिरी सवाल पर आते हैं। आज 8 जुलाई है। जी। 23 दिन बाकी है ट्रंप साहब के ऐलान को अमल में आने में, यानी दुनिया के देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज होने में। एक हैवी टैरिफ 40% से लेकर 25% के बीच में वो टैरिफ की रेट है 14 देशों के ऊपर। भारत और चाइना के साथ डील चल रही है। अगर डील नहीं हुआ तो ये कब टैरिफ की जद में आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सीधा सवाल, 23 दिन बाद कि दुनिया कैसी होगी, 1 अगस्त 2025 के बाद की दुनिया, आर्थिक दुनिया कैसी होगी, और आम आदमी किस तरह से इन आर्थिक झंझावातों के सामने खुद को खड़ा होने में समर्थ पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि 23 दिन बाद जो कुछ भी होने वाला है, भारत को मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम हम्म, टैरिफ की जद में आने वाले हैं, किसी मिसाइल अटैक की या किसी एटॉमिक अटैक की जद में नहीं आने हम्म, वाले हैं। लेकिन हम्म, मैं कहूंगा कि भारत सरकार को अपने अपने स्वाभिमान के साथ साथ हमारे जो हित हैं, हमारे जो कृषि हम्म, हित हैं, किसान हित हैं, हमारे जो विभिन्न क्षेत्रों के हित हैं, उन पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए और उस पे हम्म, अडिग रहना चाहिए। अगर ट्रेड डील होता भी है तो हमें वो कंसेशन जरूर अमेरिका से लेने चाहिए जिससे भारत को फायदा हो, यहाँ के युवाओं को फायदा हो, कारीगरों को फायदा हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे हमारा अदर जेम्स एंड ज्वेलरी हो, हमारे अदर प्रोडक्ट्स हो, जो भी हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं उसका हमें फायदा हो, इसका हमें भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए और किसी भी चीज से, किसी भी दबाव में आए बगैर फैसला करना चाहिए। ये यही जी। मेरा मानना है। जी। एक छोटा सा सवाल संक्षेप में ले लेते हैं, जो व्यक्तिगत चिंता है। हम सब यूट्यूब चलाते हैं, पत्रकारिता हमारी यूट्यूब पे चल रही है, मेन स्ट्रीम आजकल टेलीविजन नहीं यही है, और यूट्यूब की ऑनरशिप अमेरिकन सिटीजन के पास है। अमेरिका में इसका सब कुछ आप जानते हैं। डॉलर में पेमेंट होती है, इनकम टैक्स भी हम लोग देते हैं, अमेरिकी सिस्टम में भी टैक्स। अगर किसी तरह से टैरिफ भारत पर इंपोज करने में कामयाब नहीं हुए, क्या आपको लगता है ये जो सोशल मीडिया चैनल से भारत में जो हम लोगों के पास जो दाल रोटी चलने के पैसे आ रहे हैं, क्या इसके ऊपर भी किसी तरह का असर पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि एक बात जी, बहुत गौर से आप सुनिए और ध्यान से। जी, अमेरिका के प्रेस फ्रीडम में और भारत के प्रेस फ्रीडम में एक फर्क है। हमारे हम्म, यहाँ प्रेस फ्रीडम जो है आर्टिकल 19A के तहत जो आम आदमी हम्म, को अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम उससे डिराइव करते हैं कि हमें भी अभिव्यक्ति हम्म, का अधिकार है। अमेरिका हम्म, में जो प्रेस फ्रीडम है वो वहां के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उनको अलग से दिया हम्म, हुआ है।
वहां प्रेस फ्रीडम का अधिकार अलग से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। दुर्भाग्य से भारत में न तो पत्रकार इस बात को कोई जोर देता है, तवज्जो देता है, न ही वो राजनेता, चाहे पक्ष में बैठे हों या विपक्ष में बैठे हों। आज नहीं तो कल भारत को भी अमेरिका की तरह प्रेस फ्रीडम एक्ट जो है वो लागू कराना चाहिए। नहीं तो नई नई सरकारें जब भी आएंगी, कभी आईटी एक्ट के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से आप पे अंकुश लगाती रहेंगी। और लग रहा है प्रेस फ्रीडम हमारा कितना नीचे चला गया है वो आप जानते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर यूट्यूब वहां है तो उसमें कुछ होगा, मुझे इसकी संभावना नहीं नजर आती है। जी चलिए, इस देश में हमारे ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आम जनता तक खबरों को वास्तविक रूप से लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रंप साहब ने आज जो खबर दी है, अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह से बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज करने, और जहां टैरिफ इंपोज नहीं किया जा रहा है, कम से कम फिलहाल ऐसा ऐलान नहीं किया जा रहा है, वहां पर्दे के पीछे जिस डील की चर्चा हो रही है, महज 23 दिन के बाद वो डील, उस डील की कीमत बढ़ी होगी या टैरिफ की कीमत बढ़ी होगी, इसका असर आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन जैसा कि ओंकारेश्वर जी ने बताया, भारत को तैयार रहना है, नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन को तैयार रहना है, इस देश की आर्थिक नीति के नियंताओं को तैयार रहना है, और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाकर चलने के लिए कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए फिलहाल ये 23 दिन 8 जुलाई से 31 अगस्त के बीच का, 31 जुलाई के बीच का जो वक्त है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी ओंकारेश्वर जी, संक्षेप में। अभिषेक जी, मेरा ये मानना है कि चाहे हमें टैरिफ का दबाव झेलना पड़े, हमारा स्वाभिमान नहीं झुकना चाहिए, हमारे हितों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को सिर्फ और सिर्फ इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत से सैंक्शंस झेल लिए हैं, ये टैरिफ भी झेल लेंगे हम। हमारे हितों के साथ कोई समझौता ना हो और हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता ना हो। जी, बिल्कुल आपने कहा कि यहाँ तो नमक जब बनाने का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मनमाने तरीके से अपने हाथ में ले लिया था, तो इस देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह भी होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से जिस प्रकार से आर्थिक गुलामी का पूरा जंजाल रचा जा रहा है, पूरी दुनिया को आर्थिक उपनिवेश बनाने की जो तैयारी हो रही है, उसके खिलाफ इस देश के स्वाभिमान को, आम लोगों के स्वाभिमान का प्रतिनिधित्व करने के लिए सत्ता से जो उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि सत्ता इस पर खरी उतरेगी और अगली बार ट्रंप सरकार, और फिर जो नमस्ते ट्रंप और तमाम तरह की चीजें होती है, उन सारी चीजों से दूरी बनाकर देश के हितों को ऊपर रखने की कोशिश मौजूदा दौर में सत्ता कम से कम अब तो करेगी। ये उम्मीद इस देश के तकरीबन 150 लोगों की आबादी को है। देखते हैं क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर पांडे जी आपने समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।